हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर सेकंड विलियन। वैसे तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें एक टॉपिक बचा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये टॉपिक हमारे पार्ट से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और अगर आ जाता है तो हमको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हम आज पढ़ेंगे अप सामान्य अणुभार। अप सामान्य अणुभार को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। साथ ही साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक, यानी कि वांट हाफ फैक्टर, है ना। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों टॉपिक हम एक साथ शुरू करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपसामान्य अणुभार की। अपसामान्य अणुभार के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलयनों के कुछ अणु संख्यक गुणधर्म थे, है ना। विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? तो विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयन के वे गुण जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु वो कह दो, कण कह दो, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये कुल 4 प्रकार के थे। कौन कौन से 4 प्रकार? हमने इन चारों को पढ़ लिया है। पहला प्रकार था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हमने राउल्ट के नियम के अनुसार सॉल्व किया था। ये जो समीकरण है ये कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके पश्चात जो दूसरा वाला अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को हम कहते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M, है ना। और तीसरा था हिमांक में अवनमन, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और अभी हमने एक और पढ़ा है अणुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब। तो परासरण दाब के बारे में हमने पढ़ा कि पाई इज इक्वल टू CRT है, या पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। पाई समानुपाती होता है C के। तो ये चारों जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, चाहे वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो या हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या परासरण दाब, ये विलयनों के चारों अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। और इन अणुसंख्यक गुणधर्मों का इन अणुसंख्यक गुणधर्मों से ही अणुभार का हम निर्धारण करते हैं। तो जब तक ये सही अणुभार का अगर आपको निर्धारण करना है, इनकी मदद से जब हम किसी भी अणु के अणुभार का निर्धारण करते हैं तो उन पर 3 बातें लागू होना चाहिए। पहला कि जो हमारा विलय हो, विलयन में 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि विलय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील। अगर हमारा विलय अवाष्पशील होगा तो ही सही अणुभार का निर्धारण होगा। दूसरी बात, हमारा विलयन तनु होना चाहिए। तनु विलयन होगा तो ही हम अणुभार ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों के आधार पर अणुभार का निर्धारण कर सकेंगे। और तीसरी बात होती है कि उनके विलयन का संयोजन और वियोजन ना हो। ये नए शब्द हैं हमारे लिए, संयोजन और वियोजन ना हो। संयोजन को संगुणन भी कहते हैं। देखिए, संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। 2 अलग अलग अणु मिलकर एक पूरा नया अणु बनाते हैं, है ना। तो जब 2 चीजें जुड़ जाती हैं तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, इसको तो हम कहते हैं संयोजन। और वियोजन का मतलब क्या होता है कि 4 को तोड़ दो 2 अलग अलग भागों में, 2 और 2 अलग हो गए। संयोजन में योग होता है, वियोजन में टूटना कहलाता है। तो फिर से शुरू करते हैं हम कि हम जानते हैं कि विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म की मदद से हम किसी भी विलयन के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। विलय के अणुभार का जब हम निर्धारण करते हैं तो जो आदर्श विलयन होते हैं
वो आदर्श विलयन इन 3 बातों को फॉलो करते हैं। विलय अवाष्पशील होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, और उस विलयन का ना तो संयोजन हो और ना ही वियोजन हो। तो जितने भी जो आदर्श विलयन होते हैं वो इस बात को मानते हैं, परंतु अधिकांशतः जितने भी विलयन हैं वो सब अनादर्श विलयन होते हैं, और अनादर्श विलयन इन तीनों बातों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसलिए जब हम इनके अणुसंख्यक गुणधर्मों से इनके अणुभार का निर्धारण करते हैं तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, जो प्रायोगिक मान होता है और जो सैद्धांतिक मान होता है, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है ना। क्या कहेंगे हम कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब होता है गणना से प्राप्त मान। जो गणना से प्राप्त मान है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो हमने ऑब्जर्व की है, जो निकाल के देखी है, और उसकी तुलना हम करते हैं प्रेक्षित मान से, है ना। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब कि प्रेक्षित मान। इन दोनों मानों में अंतर आता है। तो दोनों में अंतर कब आता है कि जब कोई अनादर्श विलयन हो, और अनादर्श विलयन में विद्युत अपघट्य विलयन हम मान सकते हैं। तो ऐसा कोई अनादर्श विलयन जो इन तीनों बातों को फॉलो नहीं करता है, उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों से जब हम अणुभार के मान ज्ञात करते हैं तो वो अणुभार के मान जो गणना से प्राप्त होते हैं वो, और जो प्रेक्षित मान है, जो वास्तविक मान है, एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आता है। तो इन दोनों अणुओं के अणुभार में जो अंतर आता है उसी को हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार। एक अणुभार जो फिक्स है, जैसे मान लो कि किसी का अणुभार 4 है और हमने कैलकुलेशन की मदद से अणुभार 2 लेकर आए, तो दोनों में डिफरेंस आया ना। तो दोनों के अनुपात में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार। तो जो वॉन्टाफ गुणांक है वो इससे कैसे रिलेटेड है, तो सन 1880 में, है ना, याद रखना, सन 1880 में वॉन्टाफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक प्रस्तुत किया। वो गुणांक क्या था? उनका कहना ये था, वॉन्टाफ नाम के व्यक्ति ने जो गुणांक प्रस्तुत किया उसको वॉन्टाफ गुणांक कहते हैं, और उसको आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पर उन्होंने ये बोला था कि किसी भी अणु का जो है ना वॉन्टाफ गुणांक बराबर अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान, अणु संख्यक गुणों का प्रेक्षित मान जो फिक्स मान है वो, बटे अणुसंख्यक गुणों का प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान, यानी कि सैद्धांतिक मान, अणु संख्यक गुणों का गणना से प्राप्त मान, गणना से प्राप्त मान, इन दोनों के मान में जो अनुपात होता है, जो अंतर होता है, उसको हम वॉन्टाफ गुणांक कहते हैं। अब आपको ये मैंने पूरा थ्योरेटिकली बताया जो बहुत कम समझ में आया होगा। हम इसको कुछ उदाहरणों की मदद से समझते हैं, और जिसमें स्पेशली हम वियोजन और संयोजन की बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा अवाष्पशील विलय पदार्थ लेते हैं जो कि विद्युत अपघट्य प्रकार का होता है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हमने लिया, सोडियम क्लोराइड, हमने जल का एक ग्लास लिया, पानी का ग्लास, जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक कण डाला, सिर्फ एक कण। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक कण को हम 1 मोल कहते हैं। तो हमने क्या करा कि सोडियम क्लोराइड का एक अणु डाल दिया, तो हमारे हिसाब से ये 1 मोल है। परंतु जब ये सोडियम क्लोराइड पानी में विलय होगा तो पानी में विलय होते ही ये तुरंत आयनित हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, है ना। तो जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th में, तब ये बताया था कि चाहे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, सबके सब का जो कम से कम जो वैल्यू होती है वो कम से कम 1 मोल तो होती है। तो हमने क्या लिया था? 1 मोल। और जब हमने सोडियम क्लोराइड को जल में डाला तो देखो क्या होगा, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, तो कुल मिलाकर कितने मोल हो गए? 2 मोल। हमने सोचा था कि अणुसंख्यक गुणों का जो प्रेक्षित मान है वो 1 है,
ठीक है। लेकिन जब हमने गणना करके देखी तो गणना से प्राप्त मान कितना आया, 2 मोल। तो यही तो है वॉन हाफ फैक्टर कि अणुसंख्यक गुणों का जो प्रेक्षित मान होता है और जो वास्तव में जब हम गणना करके देखते हैं तो वो मान तो कुछ और ही आता है। उन दोनों का जो अनुपात है वो वॉन हाफ गुणांक है। एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सिर्फ एक अणु दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल लिया, है ना। अब जब हम इसको जल में डालेंगे तो इसका भी आयनन होगा। इसका आयनन कैसे होता है, सभी जानते हैं कि कैल्शियम के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं, 2+ चार्ज, और क्लोरीन पे कितने चार्जेस आते हैं, 1 चार्ज। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, तो चलो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब आप देखिए CaCl2 का एक अणु था, मतलब ये 1 मोल है, जबकि यहाँ कैल्शियम आयन कितनी बार है, 1 बार, तो ये है 1 मोल। और Cl के आगे क्या लिखा है, 2, यानी क्लोराइड आयन के 2 मोल है। आप इनको जोड़ोगे तो कुल कितना आ जाएगा, 3 मोल। यानी जो प्रेक्षित मान था वो 1 था और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो गणना से प्राप्त मान है, वो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का वियोजन। यहाँ पर हम कहते हैं कि वियोजन हुआ, और वियोजन की क्रिया में हमेशा जो प्रेक्षित मान होता है उसकी तुलना में जो गणना से प्राप्त मान आता है वो हमेशा ज़्यादा आता है ना। वो वैल्यू देखिए 1 की तुलना में 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 1 की तुलना में 3 ज़्यादा है। ये तो उदाहरण था वियोजन का। अब एक संगुणन का उदाहरण देख लेते हैं। संगुणन यानी कि संयोजन का उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास में एसिटिक अम्ल के 2 अणु हैं, CH3COOH, इसको कहते हैं हम एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं को हम बेंजीन में विलय करते हैं। इसको हमने बेंजीन में मिला दिया, घोल दिया, तो क्या होता है कि एसिटिक अम्ल के दोनों अणु, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कितना है, 2 मोल। 2 मोल एसिटिक अम्ल को जब हम बेंजीन में घोल देते हैं तो पता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल के दोनों अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। देखिए ऐसे CH3COO, है ना, तो O 2 बार, OH और ये OH, ये एक एसिटिक अम्ल का अणु हुआ। इसी प्रकार से एक और एसिटिक अम्ल का अणु इधर से अपन लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर भी क्या आएगा, O, इधर O, है ना, और इधर H, इधर भी O और इधर H आना चाहिए। अब जब इनमें हाइड्रोजन बंध बनता है तो दोनों हाइड्रोजन में से कॉमन आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन सेंटर में, और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एसिटिक अम्ल के 2 मोल हमने लिए थे, इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया। बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद जब हमने देखा तो हम इस पूरी संरचना को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, CH3COOH का होल ट्वाइस। कहने का मतलब ये है कि अब ये एसिटिक अम्ल के 2 अलग अलग अणु नहीं हैं, अब ये सम्मिलित रूप से, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया है तो वो एक अणु बन चुका है। तो 2 मोल हमने एसिटिक अम्ल लिया था और अब वो रह गया है सिर्फ 1 मोल। संयोजन में जितने अणु लिए जाते हैं वो संयोजित होकर, कंबाइंड होकर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वियोजन में जितने मोल दिखते हैं उससे ज़्यादा उत्तर आता है, संयोजन में जितने मोल लेते हैं उससे कम उत्तर आता है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो वॉन हाफ गुणांक होता है वो ये कहता है कि किसी पदार्थ में किसी विलयन के जो अणुसंख्यक गुणों का जो प्रेक्षित मान होता है वो अणुसंख्यक गुणों के गणना से प्राप्त मान के अनुपात के बराबर होता है। कौन? वॉन हाफ गुणांक। एक बार फिर से सुनिए कि जो वॉन हाफ गुणांक होता है उसका मान अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणों के गणना से प्राप्त मान के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था हमारा वॉन हाफ गुणांक और अपसामान्य अणुभार। ये पूरी चीजें आपको एकदम क्लियर आ गई हैं। तो ये एक छोटा सा आखिरी पार्ट था जिसे हमें अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।